Hello everyone, welcome to the channel Social Science with Dipankar. Today in this video we shall discuss in detail the four prints made by French artist Frédéric Soreille. Okay, this part we have taken from your chapter in history, The Rise of Nationalism in Europe. पूरे चैप्टर में फ्रेडरिक सोरो द्वारा बनाए हुए जो फोर प्रिंट्स है उसका डिस्कशन हम करते हैं। इससे पहले हम पूरे डिटेल में इसको डिस्कस करें, मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ बताना चाहूंगा किस तरह से फ्रेडरिक सोरियो ने जो ये फोर प्रिंट्स बनाए जिसके जरिए ही ड्रीम्ड ऑफ ए वर्ल्ड विच विल बी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक। जो डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक की उन्होंने कल्पना की। कहने का अर्थ यह है, आसान शब्दों में हमें बताएं कि उन्होंने एक ऐसे वर्ल्ड की कल्पना की जहां पर आने वाला जो वर्ल्ड होगा वहां पर जो रूल होगा वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की रूल्स होंगी। राइट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट किसकी जगह, जो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है उसकी जगह जो पावर है अब वो कॉमन सिटीजन्स के हाथों आएगी। और जो नेशन स्टेट आज दिखाई दे रहे हैं, राइट, जैसे आज हम जो भी कंट्रीज के नेम सुनते हैं सब नेशन स्टेट्स हैं, तो नेशन स्टेट्स की जगह पहले वो होती थी मल्टी डायनेस्टिक प्रिंसिपैलिटीज, राइट, जहां पर वो मल्टी नेशनल डायनेस्टिक रूल्स वहां पर होते थे, अलग अलग डायनेस्टीज अलग अलग पार्ट्स में, यानी कि कंट्री तब वो नेशन स्टेट्स नहीं थी। आज जैसे एक यूनिफाइड टेरिटरी दिखाई देती है, वो यूनिफाइड टेरिटरी नहीं थी। इन प्लेस ऑफ दैट मल्टी डायनेस्टिक प्रिंसिपैलिटीज वहां हुआ करती थी। राइट, तो उनका ये आप ये कह सकते हैं कि ही एनविजन्ड सच ए वर्ल्ड at that point of time when it was really very difficult to imagine that the coming time would be the end of the monarchical form of government, and in place of that there will be elected governments that will be ruling in different parts of the world, and in place of multi-dynastic principalities there will be, or in place of kingdoms there will be nation states. तो nation states जो है वो आने वाले जो वर्ल्ड है उसका एक मतलब आप ये देखेंगे कि एक रियलिटी होगी। और जब उन्होंने ये फोर प्रिंट्स बनाया था, जिस समय ये फोर प्रिंट्स बनाए गए थे उस टाइम ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं या जो इस तरह के जो मल्टी डायनेस्टिक प्रिंसिपैलिटीज हैं उनकी जगह कभी नेशन स्टेट भी बन पाएंगे। लेकिन उन फोर प्रिंट्स के जरिए उन्होंने उस वर्ल्ड की कल्पना की जहां पर जो वर्ल्ड विल बी रूल्ड बाय द डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक्स, यानी कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होंगी, नेशन स्टेट्स होंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं पूरा जो फोर प्रिंट्स इसमें उन्होंने बनाया। इन 1848 फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरेयो क्रिएटेड अ सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स एनविजनिंग अ वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक। ठीक है, जो जैसे मैंने बताया डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक का अर्थ यह है कि जो गवर्नमेंट्स होंगी वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होंगी और मल्टी डायनेस्टिक प्रिंसिपैलिटीज की जगह जो अलग अलग डायनेस्टी जो अलग अलग पार्ट्स में जो रूल कर रहे थे उसकी जगह जो है नेशन स्टेट्स होंगे। ओके, जो फर्स्ट प्रिंट है, द फर्स्ट प्रिंट शोज द पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग ट्रिब्यूट टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इसमें एक फर्स्ट प्रिंट में क्या दिखाया गया, किस तरह से एक लॉन्ग ट्रेन ऑफ पीपल दिखाया गया। ठीक है, लॉन्ग ट्रेन ऑफ पीपल, इसको आप ये देखें कि इनको सिर्फ पीपल्स मत मानिए, दे आर एक्चुअली ग्रुप्स ऑफ नेशंस। ओके, बट इसमें बहुत सारे जो लोग और उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनके नेशनल कॉस्ट्यूम से और उनके नेशनल फ्लैग से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और वो कहां तक पहुंच रहे हैं, दे आर रीचिंग टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। आपको याद होगा सिंस द डेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो लिबर्टी वॉज पर्सनिफाइड एज ए फीमेल फिगर, राइट, एज ए वुमेन, एक वुमेन के तौर पे उसको पर्सनिफाई किया गया। ये कोई रियल वुमेन नहीं है, कोई रियल लाइफ की वुमेन नहीं है, तो इसमें ऐसा दिखाया गया जो लिबर्टी को पर्सनिफाई किया गया एक एज ए वुमेन के तौर पे। और यहाँ पर जो फर्स्ट प्रिंट में शो किया गया जो लोग थे अमेरिका और यूरोप के जो भी लोग थे, दे आर मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन एंड दे आर ऑफरिंग ट्रिब्यूट टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो एक तरह से जैसे जैसे लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक पहुंच रहे हैं, लोग भी नहीं, जैसे मैंने बताया दे आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। ठीक है, जैसे जैसे वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक पहुंच रहे हैं वो अपने ट्रिब्यूट या अपना जो होमेज वो पे कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। इसमें कुछ नेशन, जब फ्रेंच आर्टिस्ट 1848 में इस फोर प्रिंट को बनाया तब तक
कुछ नेशंस ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और फिर बाद में आपका आप इसमें देख सकते हैं दे आर वे पास्ट दिस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हियर इन द पोस्टर, ओके, इन द प्रिंट दैट वाज मेड बाय द फ्रेंच आर्टिस्ट. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड, they had already become the nation state by the time when Frederick Soreyu had made these prints. And the next that we discuss here is the Statue of Liberty is holding torch of enlightenment in one hand and the Charter of Rights of Man in the other. जैसे कि लिबर्टी को पर्सोनिफाई किया गया एज ए वुमेन, और उनको दिखाया गया कैसे एक हाथ में उन्होंने टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट को पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में जो है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन. रिमेंबर कि तब तक जो है वुमेन की राइट्स की बात जो है नहीं की जाती थी. वुमेन हालांकि अपने खुद का स्ट्रगल कर रहे थे, अपने खुद की लड़ाई और अपनी खुद के जो है पॉलिटिकल क्लब्स और एसोसिएशंस बना रहे थे, अपने हक के लिए भी वो लड़ रहे थे. लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही थी चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन. ठीक है, एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और दूसरे हाथ में जो है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन. ठीक है, थर्ड प्रिंट में देखते हैं कि जो पोस्टर में अगर आप क्लियरली देखेंगे, पिक्चर में देखेंगे, वो जो 4 प्रिंट्स बनाए उसमें सामने की तरफ जो है शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस लाई इन दी फोरग्राउंड. जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि आने वाला समय जो है डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक का होगा, ऐसा उन्होंने एनविजन किया फ्रेडरिक सोरेयू ने. राइट, जो द कमिंग वर्ल्ड विल बी ऑफ द कमिंग इरा विल बी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक. राइट, एंड द डेज ऑफ मोनार्किकल गवर्नमेंट्स विल बी ओवर. जो भी मोनार्किकल गवर्नमेंट या बोलेंगे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ पावर है, राइट, जो भी एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस है जो रिप्रेजेंट करते थे अनलिमिटेड पावर्स को. ठीक है, जो भी चीजें अनलिमिटेड पावर को रिप्रेजेंट करते थे उन सभी का एक तरह से अंत होगा, वो सभी खत्म हो जाएंगे और उनके जो शैटर्ड रिमेन्स हैं, जो भी मतलब जो उनके डेब्री पड़े हुए हैं कहाँ पर, सामने फोरग्राउंड में पड़े हुए हैं. सो कमिंग डेज द कमिंग वर्ल्ड विल बी सीइंग द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द एंड ऑफ मोनार्किकल और ऑटोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ governments. Okay, autocracy will end. Okay, or all those institutions which represent unlimited powers, they will be over and they will be completely perished. Okay, they'll be turned into ruins. Fourth print, the artist shows that how Christ, saint and angels, they are gazing upon the scene, they are closely looking at what is going on there on the earth. Right, how people, they are marching in long train, how they are grouped as distinct nations and they are identified their national costume and the national flags. Okay, and way past the Statue of Liberty were the 2 nation states. They at the time of making these prints, they were already nation states by that time. Which are those nations? United States of America and the country Switzerland. They had already become the nation state at the time when the 4 prints were being made by Frederick Soreyu. So what do the Christ, saints and angels, when they're gazing upon the scene from heaven above, they represent fraternity. They represent fraternity. They're representing brotherhood. They're representing brotherhood among the nations of the world. That it will be a larger alliance of nations. It will be a larger alliance of nation. मतलब आने वाला जो समय होगा वो डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक का होगा. और इस तरीके से जो ये यूटोपियन विजन है फ्रेडरिक सोरेयू का, यूटोपियन विजन मतलब ऐसा कुछ इमेजिन करना जिसमें सारी चीजें आइडियल होंगी और इतनी आइडियल कि उसको आप रियल लाइफ में इमेजिन, रियल लाइफ में ऐसा होगा, ऐसा होना आप इम्पॉसिबल सा मानते हैं. राइट, सो फ्रेडरिक सोरेयू ने जब ये इमेजिन किया था तो हो सकता था ये सीमिंगली इम्पॉसिबल लगे कि ऐसा कभी दिन आएगा भी जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होंगी और नेशन स्टेट्स होंगी. देखिए, हम बात कर रहे थे कि जो लॉन्ग ट्रेन ऑफ पीपल है, दे आर ग्रुप्ड एज नेशन. ओके, एंड दे आर आइडेंटिफाइड बाय देयर नेशनल कॉस्ट्यूम्स एंड फ्लैग्स. ओके,
So way past of them, as I had already said, Switzerland and USA, they had already become nation state, and just France had just reached the statue, and which is recognized or which is identified by their revolutionary tricolor, and behind them were the peoples of Germany. Germany at that time, it did not become the nation state. It was, divided into multi-dynastic principalities, and it was also shown with the national flag, the red, black, and golden color, right? That represents their, liberalist aspiration of, making their country a nation state, making Germany as a nation state, and it was closely followed by the other groups of countries which are present day group, the other countries like the two Sicilies of uh, the Lombardy, Poland, Russia, right, England. These were the nations which are yet to become nation state. तो जो पूरे यूरोप में जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था, वो बहुत लंबे समय से मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था। मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट और मॉडर्न स्टेट को प्रैक्टिस किया जा रहा था। मॉडर्न स्टेट क्या होता है? जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा विद सॉवरेन पावर, एंड दे विल बी रूलिंग ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। और नेशन स्टेट, अभी जो कॉन्सेप्ट जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है, जिसको सोचा जा रहा है, वो नेशन स्टेट। नेशन स्टेट जो है कैसे ये डिफरेंट है मॉडर्न स्टेट से, जिसमें most of the citizens living in that country, ठीक है, not only the rulers और जो भी लोग वहां रहने वाले हैं, they'll come to share a collective identity, a common identity, they'll come to share a common identity, a shared history and a shared descent। तो इस तरीके से जो नेशन स्टेट जो है थोड़ा सा अलग है। इसमें सिर्फ रूलर्स की ही बात नहीं की जाएगी, कॉमन सिटीजन्स की भी बात की जाएगी, और कॉमन सिटीजन्स और रूलर्स दोनों मिलकर एक यूनाइटेड कम्युनिटी बनाते हैं, राइट, और शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हिस्ट्री और शेयर्ड डिसेंट को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से जो है मॉडर्न स्टेट, जो कि बहुत पहले से ही बड़े लंबे समय से पॉपुलर रहा यूरोप में, उसकी जगह कौन लेने जा रहा था? नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मॉडर्न स्टेट से नेशन स्टेट की कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे थे। तो ये पूरे जो चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, हम यही प्रोसेसेस की बात करेंगे कि किस तरह से जो नेशनलिज्म एज ए फोर्स दैट हैज रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। तो इसमें लीडर्स जो आप इसमें देखेंगे कुछ कंट्रीज के केसेस में हम डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह से कंजर्वेटिव फोर्सेस ने भी, राइट, और लोगों के मैंने जैसे कंजर्वेटिव फोर्सेस ने भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है नेशन स्टेट बनाने में, कुछ केसेस में जैसे जर्मनी और इटली के केस में हम देखेंगे। लेकिन हम ये भी बात करते हैं कि किस तरह से जो कॉमन सिटीजन्स है, जो उनके स्ट्रगल्स के जरिए ये जो कॉमननेस जो आई है, जो कॉमन आइडेंटिटी जो इवॉल्व हुई है, ये ऐसे ही नहीं आई है या बिल्कुल एकदम सिंस टाइम इमेमोरियल ऐसा नहीं है, राइट। ये जो है 19th सेंचुरी के दौरान जो भी स्ट्रगल्स हुए, जो भी प्रोसेसेस ऑफ नेशनलिज्म उभर के आई, और फिर धीरे धीरे नेशन स्टेट किस तरह से यूरोप में डेवलप होने लगी, नेशन स्टेट जो है बनने लगी, ठीक है। तो वो हम केस बाय केस यानी कि कुछ कंट्रीज का हम स्टडी करेंगे इस पूरे चैप्टर में डिटेल में। तो उम्मीद है ये आपका पूरा जो 4 प्रिंट्स है फ्रेडरिक सुरेयू द्वारा, उसको मैंने जो यहाँ डिस्कस किया, ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी कमेंट है वो या कोई भी डाउट है उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा, और वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड इन द एंड आई वुड से थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।